एक गरीब बहन अपने भाई के यहाँ पर उसे राखी बांधने के लिए आती है और जब वह विदा होती है तो उसकी जो भाभी होती है वह उसे अपनी एक पुरानी साड़ी निकाल कर दे देती है और कहती है कि ये लो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। इसके बाद वो जो बहन होती है वह अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जो उस बहन का भाई होता है वह एकदम से आता है और अपने ऑफिस के बैग को खोलकर उसमें से एक साड़ी और एक मोबाइल फोन निकालकर अपनी बहन को दे देता है और कहता है कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, और ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अब इस बात को देखकर बहन तो खुश हो जाती है, लेकिन वहीं पर जो उसकी भाभी होती है वह पूरी तरह से नाराज हो जाती है। पति अपनी पत्नी को धमका देता है, लेकिन फिर भी वह अपना मुंह चढ़ाकर घर के अंदर चली जाती है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि वही भाभी जो अपनी ननद से मुंह चढ़ाकर अपने घर चली गई थी वह रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है और उसे ढेर सारे गिफ्ट जाकर दे देती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है और एक उसका बेटा है, उनके अलावा उनका कोई और नहीं है। यहाँ पर जो माँ होती है उसका नाम कविता होता है और कविता अकेली रहकर अपने बच्चे को पाल पोस रही है, दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी किया करती है और उसी से अपना और अपने बच्चे का गुजारा किया करती है। कविता का एक भाई होता है जिस भाई का नाम होता है अजय। अजय उसका बड़ा भाई है और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है मंजू। अब यहाँ पर जैसे रक्षाबंधन आता है तो रक्षाबंधन से 2 दिन पहले जो कविता होती है वह अपने भाई के यहाँ जाने का फैसला करती है और इसी वजह से वह तैयार होकर अपने भाई के वहां पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही कविता जो कि काफी ज्यादा गरीब है अपने भाई के यहाँ पर जाती है, क्योंकि भाई का अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, तो तभी जो उसकी भाभी होती है वो उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ लेती है। हालांकि वो उसका वेलकम तो करती है हंसकर और उसके लिए चाय पानी भी बनाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल भुन गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी ननद केवल यहाँ से पैसा ऐंठने के लिए आया करती है, इसके घर में तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी बात को लेकर वो उससे माथा चढ़ाती है, लेकिन बहन केवल अपने भाई के प्यार के लिए आया करती थी, क्योंकि जब ये उसे बच्चा हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों बाद उसके पति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद से केवल उसका भाई एक सहारा है, क्योंकि माता पिता तो काफी दिन पहले उन दोनों भाई बहनों को छोड़कर जा चुके थे। तो इसी वजह से वह अपने भाई से मिलने के लिए चली आया करती और उससे बातचीत भी कर लिया करती है। भाई जो होता है अजय वह एक कंपनी में अच्छी खासी नौकरी किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। उन पैसों की वजह से ही उसकी पत्नी को घमंड आ जाता है कि हम तो अमीर हैं और ये इसकी जो बहन है ये काफी ज्यादा गरीब है। अब जैसे भाई अपने घर के अंदर आता है तो अपनी बहन और उसके बच्चे को देखकर बड़ा ही खुश होता है और उसे हाल चाल पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो भाभी होती है वह इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ी हुई है और उसकी शक्ल पर यह बात साफ साफ दिखाई दे रही है। भाई इस बात को समझ जाता है, लेकिन फिलहाल वो उससे कुछ भी नहीं कहता और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के समय यहाँ पर जो बहन होती है वो अपने बच्चे के साथ एक दूसरे कमरे में सो जाती है और यहाँ पर पति पत्नी एक कमरे में आराम करने लगते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर जो पत्नी होती है मंजू वह अपने पति अजय से कहने लगती है कि सुनते हो, अब तुम्हारी बहन आ गई है और इसके लिए कोई भी सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी एक साड़ी है जो मैंने एक बार ही पहनी है, उस साड़ी को इसे दे देंगे और अच्छी तरह से ये उसमें खुश हो जाएगी। वैसे भी वो साड़ी 3000 रुपए की है। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर पति होता है उसे गुस्सा तो बड़ा ही आता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है और पुरानी बातों में खो जाता है। याद करता है उन दिनों को जब उसकी बहन की शादी हुई थी और माता पिता अपनी बेटी पर खूब सारा लड़ लड़ाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ माता पिता यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद जो भाई होता है वही अपनी बहन की जिम्मेवारियों को निभाया करता था। लेकिन पत्नी को पहले से अपनी ननद से एलर्जी होती है और उसी वजह से धीरे धीरे करके वो अपने पति पर शिकंजा कसा करती है। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी, अपनी ननद को वो पुरानी साड़ी देने के लिए बोल रही थी। भाई अपनी बहन से प्यार किया करता था और वह ऐसा हरगिज भी नहीं चाहता था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह उठकर जो पति होता है वह तो कंपनी में चला जाता है, लेकिन घर के अंदर जो ननद होती है उससे उसकी भाभी काम करवाने लगती है। कहती है कि दीदी काम में हाथ बटा दो, अब जब आप यहाँ पर आई गई हो तो क्यों ना घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेते हैं। ननद को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और वह तो उस घर को अपना घर समझकर अच्छी तरह से साफ सफाई करने लगती है और वह केवल प्यार की भूखी है और घर को पूरी तरह से चमका देती है। शाम के समय भाई आकर घर को देखता है तो बड़ा ही खुश होता है और अपनी पत्नी को शाबाशी देने लगता है। कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो घर को साफ कर दिया। कविता भी आई हुई है और वो भी अपने बच्चे के साथ। तो यहाँ पर जो मंजू होती है वह उससे कहती है कि हाँ साफ क्यों नहीं करती, मेरा ही तो घर है और मैं नहीं साफ करूंगी तो कौन करेगा। इस बात को सुनकर पति को थोड़ी सी तसल्ली आती। उससे ही पहले यहाँ पर जो उसका भांजा होता है यानी कि कविता का जो बेटा होता है
है वो कहने लगता है कि मामा जी ये घर तो माने और मामी ने दोनों ने मिलकर साफ किया है। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो मंजू होती है उसकी भौहें फिर से चढ़ जाती हैं और वह घूर कर बच्चे की तरफ देखने लगती है। तभी यहाँ पर अजय देखकर समझ जाता है कि मंजू को गुस्सा आ रहा है और उसके बाद वह बात को संभालने लगता है। कहता है कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, ये घर तुम्हारा भी तो है। इस बात को सुनकर जो मंजू होती है वो थोड़ी सी शांत रह जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती है। धीरे धीरे ये रात भी कंप्लीट हो जाती है और दूसरे दिन था रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन वाले दिन बहन जो होती है वह अपने भाई को राखी बांधती है और राखी बांधते ही जो उसकी भाभी होती है वह एकदम से अपनी उस पुरानी साड़ी को एक पॉलिथीन में पैक करके उसके पास ले आती है और कहती है कि दीदी देखो ये नई साड़ी है और इसकी कीमत है 3000 रुपए। मैंने केवल एक बार इसे पहना है और उसके बाद मैंने इसे आज तक नहीं पहना है, तो तुम इसे पहन लेना और वैसे भी ये कलर तुम पर बड़ा ही अच्छा लगेगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ननद कविता होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब तक उसे पुराने कपड़े नहीं दिए गए थे और आज वो कमी भी पूरी हो गई है। अब यहाँ पर ननद को पता था अपनी भाभी का स्वभाव के बारे में, तो इसी वजह से जो ननद कविता होती है वो बिल्कुल भी उससे कोई भी विरोध नहीं करती है और उसको हाथ में ले लेती है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, भले ही वो आंसू आंखों में ही रह गए थे। भाई इन आंखों के आंसू को देख लेता है और उसके बाद जो कविता होती है वह तो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जो अजय होता है वह अपनी बहन को रोकता है, कहता है कि बहन रुको, तुम्हारे लिए और भी कुछ है। ऐसा कहकर उसने अपनी बहन को रोक लिया था और झट से अपने ऑफिस के बैग को खोलता है और खोलने के बाद उसके अंदर से एक नई साड़ी निकालता है और साथ में उसने एक मोबाइल फोन भी निकाला था जो अभी तक खोला भी नहीं गया था। इन दोनों चीजों को निकालकर वह अपनी बहन के हाथ में थमा देता है और कहता है कि ये लो बहन, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, वो तो तुम्हें वैसे ही दे दिया है, उसको भी पहन लेना, वो तुम पर काफी अच्छी लगेगी। यहां पर पति बात को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जो पत्नी मंजू होती है वह एकदम से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने अपने पति से कहा था कि इनके लिए और पैसे खर्च मत करना। लेकिन यहां पर जो भाई होता है वह उसे मोबाइल फोन और नई साड़ी दे रहा था। इसके बाद वो कहने लगती है कि मैंने आपसे मना तो किया था, ये साड़ी काफी है और वैसे भी दीदी को कहां बाहर जाना पड़ता है, वो तो दूसरों के घरों में काम ही तो किया करती है। लेकिन तभी यहां पर जो अजय होता है उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वह एकदम से अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। कहता है कि तुम होती कौन हो मेरी और मेरी बहन के बीच में बोलने वाली, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल रहा है, तुम्हारे लिए किसी भी चीज की कमी नहीं है और इस घर में भी किसी चीज की कमी नहीं है। ये मेरी बहन का हक होता है और इसे तो इसे देना ही होगा। वैसे भी मैं और मेरी बहन दोनों ही एक माता पिता की औलाद है और अगर बहन चाहे तो अपना हिस्सा भी प्रॉपर्टी में से ले सकती है, लेकिन कभी भी हमारी बहन ने हमसे हिस्सा नहीं मांगा, तो इतना तो इनका हक बनता ही है। अब यहाँ पर जो मंजू होती है वह अपने पति से तो कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन अपनी ननद से खरी खोटी कहने लगती है और इन बातों को सुनने के बाद जो ननद होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जो अजय होता है वो एकदम से उसे खबरदार करता है और कहता है कि अगर तुमने एक भी वर्ड मुंह से निकाला तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पर अजय की आंखें गुस्से से पूरी तरह से लाल थी। अब मंजू जैसे अपने पति की आंखों को देखती है तो अपना माथा चढ़ाकर घर के अंदर चली जाती है, बहुत सारी बातें कम आवाज में कहती हुई, और इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि मंजू पूरी तरह से नाराज हो गई है। इसके बाद जो कविता होती है वो कहने लगती है कि भाई अगर भाभी नाराज हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इनको अपने पास रख लो। लेकिन तभी यहाँ पर भाई कहता है कि बहन मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और कोई बात नहीं, तुम इनको ले जाओ और अच्छी तरह से अपने बच्चे के साथ अपने घर जाओ और तुम्हें कैसी भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसका तो रोज रोज का है, थोड़ी देर नाराज हुई है उसके बाद ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वह अपनी बहन को हंसी खुशी वहां से विदा कर देता है और बहन भी खुश होकर वहां से वापस लौट आती है। लेकिन मन ही मन वो ढेर सारी बातें सोच रही है कि उसका भाई कैसा है और उसकी भाभी कैसी है। दरअसल भाई तो बहन से प्यार किया करता था, लेकिन भाभी बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि वह अपनी बहन को कुछ भी सामान दे और बिल्कुल भी उससे अच्छी तरह से पेश आए, क्योंकि भाभी को अमीरी का घमंड हो गया था, जो अमीरी उसके पति ने उसे दिलाई थी। इसके बाद बहन तो अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन घर जाने के बाद उस नए फोन में अपने पुराने फोन की सिम डालकर अपने भाई से बात करने लगती है। जब वह भाई से बात करती है तो भाई से कहने लगती है कि भाई ये इस फोन की क्या जरूरत थी, मेरे पास फोन था तो सही, भले ही वो धीरे धीरे चला करता था। लेकिन तभी भाई कहता है कि बहन जब उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि भैया कभी कभी ये फोन उठता नहीं है, हैंग हो जाता है, तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन को गिफ्ट जरूर से दूंगा और गिफ्ट में फोन ही दूंगा। लेकिन जब मेरी पत्नी ने कहा कि पुरानी साड़ी दे दो तो उसके बाद मुझे गुस्सा आया और इसी गुस्से के चलते मैं ऑफिस जाते समय एक नई साड़ी और नया फोन तुम्हारे लिए खरीद लिया, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बताया था, इसी वजह से सब कुछ हो गया। और कोई बात नहीं, तुम इस गिफ्ट को रखो, ये तुम्हारे भाई का गिफ्ट है और जब तक मैं हूं जब तक मैं तुम्हें इस तरह के गिफ्ट देता रहूंगा। इसके बाद उन दोनों की बातें कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन यहां पर अजय की पत्नी जो मंजू होती है वो अभी तक उससे नाराज है और उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। हालांकि वह घर का काम तो किया करती थी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी तरह से अपने पति से बात नहीं करती है और बोलने से परहेज करती है। अब यहां पर जब पति एक दो दिन उसे मनाने की कोशिश करता है तो पत्नी नखरे दिखाती है, लेकिन तभी
अभी जो अजय होता है वो उसे साफ साफ बोल देता है कि देखो, अगर तुम्हें नाराज रहना है तो बेशक से रह लो, और मायके जाना है तो वहां पर भी जाकर रह सकती हो, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन अपनी बहन के लिए जो मेरा प्यार है उस प्यार को मैं इसी तरह से बरकरार रखूंगा, क्योंकि उसका कोई भी नहीं है, केवल हम ही तो हैं जिन्हें वो अपना कह सकती है, और हम ही से वो सहारा लेकर अपने जीवन को जी रही है। इस बात को मंजू सुन तो लेती है, लेकिन किसी भी बात पर कोई अमल नहीं करती है और इसी तरह से घर के अंदर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ घर के अंदर काफी ज्यादा कलह का माहौल होता है। अब यहां पर इन बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने तक जो मंजू होती है वह अपने पति से बातचीत तो करने लगी है, लेकिन वह साफ साफ बोल देती है कि मैं तुम्हारी बहन से कोई भी मतलब नहीं रखूंगी, तुम भले ही उससे कोई भी मतलब रख लेना। ऐसा कहकर उन दोनों के बीच में सुलह हो गया था, क्योंकि मंजू ना तो अपने मायके जा सकती, क्योंकि उसके भैया भाभी भी उसने ऐसे ही कर रखे हैं कि वह बिल्कुल भी अपनी ननद को पसंद नहीं किया करते, और वहां भी वो केवल ओकेजन पर ही जाया करती है। पति को इन बातों से कोई भी मतलब नहीं होता कि वह उसकी बहन से बात करे या ना करे, उसे तो खुद अपनी बहन का ख्याल रखना है, क्योंकि वह उससे छोटी है, और जब माता पिता नहीं है तो उसका ही पूरा फर्ज बनता है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से एक ऐसी खबर उसकी पत्नी को सुनने को मिलती है, जिसे सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है। शाम के समय उसे एक खबर सुनने को मिली थी और मंजू अपने बेडरूम में बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। पति जैसे ड्यूटी से आता है तो ड्यूटी से आने के बाद अपने घर के अंदर आकर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, तो उसे उसकी पत्नी की रोने की आवाज सुनती है, और उसके बाद वह डरा सहमा सा उस कमरे के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे डर है कि पत्नी को कुछ ऐसा वैसा ना हो गया हो। और उसके बाद वो पूछने लगता है कि मंजू क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तो उसके बाद जो पत्नी होती है एकदम से अपने आंखों के आंसुओं को पहुंचती है और कहने लगती है कि मेरी बहन का जो पति है उसे एक बहुत बुरी बीमारी हो गई है और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए, और अगर तुम्हारे पास हो तो बिल्कुल से पैसा दे दो। अब इसके बाद जो पति होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है, और सोचने के बाद कहता है कि देखो, जितना पैसा मेरे पास है वो सारा पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि कितने रुपयों की जरूरत है। तो यहां पर जो पत्नी होती है वह बताती है कि उसकी बीमारी के इलाज के लिए लगभग 30 लाख रुपए चाहिए होंगे, और 30 लाख रुपए में ही उसके पति की जान बचाई जा सकती है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो अजय होता है वो कहने लगता है कि देखो मंजू, मेरे पास तो ले देकर कुल 5 लाख रुपए इकट्ठा हैं, और इन 5 लाख रुपयों को लेकर अपनी बहन के पास चले जाओ, क्योंकि मुसीबत का समय है और ऐसे समय में अपने ही अपनों के काम आया करते हैं। ऐसा कहकर जो पति होता है अपनी पत्नी को दूसरे दिन 5 लाख रुपए निकाल कर दे देता है और कह देता है कि जब तक तुम वहां पर रहोगी कोई बात नहीं, घर को मैं देख लूंगा और कैसी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी बहन का अच्छे से साथ देना, क्योंकि ऐसे समय पर ही अपने देखे जाया करते हैं। तो यहां पर मंजू उन 5 लाख रुपयों को लेकर फौरन से अपनी बहन के वहां पर चली जाती है और रुपयों को देते हुए कहने लगती है कि बहन ये लो, ये रहे पैसे, और बाकी पैसों का तुम इंतजाम कर लेना, हमारे पास इतने ही थे। ऐसा कहकर वो वहां पर रहने लगती है, लेकिन अभी भी उन पैसों में कुछ पैसों की कमी थी और इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। यहां पर जो मंजू होती है वो अपने पति को फोन करती है और फोन करके उसे बताती है कि मैंने जो पैसे दे दिए हैं उसके बाद भी तकरीबन 4 लाख रुपयों की जरूरत है और उन पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है। अब यहां पर जो अजय होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो तुम डॉक्टर साहब से बात कर लो और उनसे कह दो कि आप इलाज चालू करो, उसके बाद जैसे ही इंतजाम हो जाएगा हम लोग पैसों का इंतजाम कर देंगे, कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। इस बात को सुनकर मंजू हामी भर लेती है और अपनी बहन से इसी बात को कहती है। इधर फोन कटने के बाद तुरंत से उसकी बहन का फोन उसके पास आ जाता है, कविता का, और वह उसे हालचाल जानने के लिए बात करती है। तो यहां पर जो भाई होता है उसे हालचाल बता देता है, कहता है कि बहन वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी भाभी की जो बहन है उसके पति की जान पर बन आई है और उसके इलाज के लिए 30 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अभी 4 लाख रुपयों की कसर है। अब इस बात को सुनते ही कविता को बड़ा ही धक्का सा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पति इस दुनिया में छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद क्या बीता करती है। तो वह कहने लगती है कि भैया कहीं से भी इंतजाम नहीं हो रहा क्या? तो वो कहने लगता है कि बहन कहीं से भी इंतजाम नहीं हो रहा, मेरे पास भी जो पैसे थे वो सारे के सारे मैंने दे दिए, लेकिन अभी तक इंतजाम नहीं हो पाया है। तो उसके बाद यहां पर जो बहन कविता होती है वो कहने लगती है कि भैया अगर ऐसी बात है तो मैं भी उसे देखने के लिए जाऊंगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, न जाने क्या हो जाए, और ऐसे समय में हर किसी के लिए सहानुभूति दिखानी चाहिए। इस बात को सुनकर भाई कहता है कि ठीक है बहन, तुम सुबह आ जाना, मैं सुबह सुबह हॉस्पिटल पर जाऊंगा, क्योंकि मैंने उन लोगों से कहा कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना और मैं भी उनको मनाने की कोशिश करूंगा। इस बात को सुनकर बहन फोन काट देती है, लेकिन मन ही मन गहन सोच विचार करती है। धीरे धीरे रात कंप्लीट हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह जो बहन कविता होती है वो जल्दी से ही भाई के घर पर आ गई थी और यहां से दोनों भाई बहन वहां पर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जब दोनों भाई बहन हालत देखते हैं तो पूरे परिवार की हालत को देखकर पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। अब जो मंजू का पति होता है वह भी डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर साहब साफ साफ मना कर देते हैं। जब ये सारी बातें कविता देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वह एकदम से अपनी भाभी के पास जाती है और अपने बैग से, जो बैग उसके साइड में लटका हुआ था, उससे एक पोटली निकाल
निकालती है जिस पोटली के अंदर वो जेवर थे जो कभी उसके माता पिता ने उन्हें गिफ्ट के रूप में दिए थे, और उन्हें निकालकर अपनी भाभी के हाथ में रख देती है और कहती है कि भाभी ये लो जेवर, इन जेवरों को बेचकर अपनी बहन के पति का इलाज करवा दो, क्योंकि मुझे ही पता है कि पति के बिना जिंदगी कैसी हुआ करती है और मैं किसी दूसरे को दुखी नहीं दे सकती। अब जैसे ही मंजू ये देखती है कि उसकी वो ननद जिससे उसने बात करने तक भी मना कर दिया था और कहा था कि मैं बिल्कुल भी उससे बात नहीं करूंगी, वो उसकी बहन के पति के लिए अपने सारे वो जेवर दे रही है, इतनी गरीब होने के बावजूद भी, तो उसके बाद एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रो रो कर अपनी ननद से माफी मांगने लगती है। वहीं पर अजय भी होता है और अजय ये सब कुछ देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आया था, लेकिन तभी जो ननद कविता होती है वो कहती है कि भाभी अभी इन चीजों का टाइम नहीं है, तुम इन जेवरों को ले जाओ और इन्हें बेचकर पैसे ले आओ और उन पैसों से उनका इलाज चालू करवाओ। इसके बाद यहाँ पर जो मंजू होती है उन जेवरों को लेकर अपनी बहन के पास जाती है और जैसे ही वो लोग उन्हें बेचने के लिए जा रहे थे तभी वहां पर उनका एक और रिश्तेदार आता है जिससे उन्होंने पैसे के लिए कह रखा था और वह 4 लाख रुपए ले आया था। जब वह यहां पर आकर बता देता कि मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, तो उसके बाद जो मंजू होती है उन जेवरों को बेचने का फैसला बदल देती है और उसके बाद उन जेवरों को ले जाकर अपनी ननद को दे देती है और कहती है कि इंतजाम हो गया है, अब इन्हें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहां पर उसकी बहन के पति का अच्छे से इलाज हो जाता है और उसकी जान बचा ली जाती है। कविता अपने घर चली गई थी क्योंकि उसे रोज के रोज काम करना होता था, तो इसी वजह से वह अपने घर चली जाती है। लेकिन जब बहन का पति अच्छी तरह से ठीक हो जाता है और मंजू अपने घर चली जाती है, तो उसके बाद एक दिन वो अपने पति से कहती है कि चलो हमें दीदी से मिलने के लिए चलना है। अब पति को पता था कि ये क्यों मिलने के लिए कह रही है और वह भी इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं टोकता है और यहां से उसे लेकर चलने लगता है। लेकिन रास्ते में जैसी मार्केट आती है तो मार्केट से जो मंजू होती है वो ढेर सारे उपहार अपनी दीदी के लिए खरीदती है और खरीदने के बाद उन सभी को लेकर अपनी ननद के घर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर जैसे ही ननद अपने भैया और भाभी को एक साथ देखती है तो एकदम से खुश हो जाती है और उनका अच्छे से वेलकम करती है अपने उस पुराने से घर के अंदर। लेकिन यहां पर जो भाभी होती है वह ढेर सारे उपहार लेकर आई थी और उन सभी को दिखा दिखाकर कहने लगती है कि दीदी ये लो, ये आपके लिए उपहार हैं और आज से मैं अपनी जिंदगी को इसी तरह से जीऊंगी, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि रिश्तों की अहमियत क्या हुआ करती है। इस बात को सुनकर कविता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मंजू की आंखों में भी आंसू आ गए थे और साथ में जो अजय होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। अब यहां पर मंजू और कविता एक दूसरे के गले लगती हैं और गले लगने के बाद खुशियों के साथ आज तक भी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।